नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत के भूआकृतिक विभाजन के अंतर्गत हम 5वें पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें भारत के द्वीप समूह का अध्ययन करना है। भारत के यदि हम द्वीप समूह की बात करें तो भारत में कुल 247 द्वीप समूह हैं। कितने द्वीप समूह हैं? 247 द्वीप समूह। और ये द्वीप समूह दो भागों में बटे हुए हैं, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा। यदि हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप आते हैं? 204 द्वीप आते हैं। कितने आते हैं? 204 द्वीप। और 204 द्वीपों में सबसे महत्वपूर्ण भाग में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूह हैं। अंडमान के अलग द्वीप समूह हैं और निकोबार के अलग हैं। यदि हम अंडमान की बात करें तो इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। ये जो उत्तर में आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है उत्तरीय अंडमान। इसके बाद इसके नीचे है मध्य अंडमान और मध्य अंडमान के नीचे है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के नीचे यहां पर ये वाला जो भाग है उसे कहा जाता है लिटिल अंडमान। अर्थात 4 भाग हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इसी तरीके से निकोबार द्वीप को भी 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं? एक है कार निकोबार, एक है लिटिल निकोबार और एक है ग्रेट निकोबार। कौन कौन से हैं? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विभाजित किया जाता है। अब इनके विभाजन में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं, जैसे कि एक कोको स्टेट है। कोको स्टेट मतलब इसको चैनल भी कहा जाता है, जो म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोको स्टेट, सिर्फ आपको लिखा जाएगा कोको स्टेट, तो आपको लिखना होगा कि कोको स्टेट कहां पर स्थित है। तो कहां पर है? उत्तरी अंडमान और कहां पर? म्यांमार के बीच में स्थित है। यदि हम उत्तरी अंडमान की बात करें तो उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, वह स्थित है। और जो भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, जिसे कहा जाता है नारकोंडम ज्वालामुखी, वो भी उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो उत्तरी अंडमान की क्या क्या विशेषताएं हो गई? उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, जिसे सैंडल पीक कहा जाता है, वो स्थित है। साथ ही साथ भारत का प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, जिसका नाम है नारकोंडम, वो स्थित है। बात करते हैं हम मध्य अंडमान की, तो मध्य अंडमान में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी आप समझते हैं? चलिए मैं बता देता हूं। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे एक बार लावा का उद्भेदन हुआ और लगातार लावा बाहर निकलता रहता है, ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में, उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। क्या नाम है? बैरन ज्वालामुखी। और बैरन ज्वालामुखी मध्य अंडमान के पास में आता है, मतलब मध्य अंडमान में आता है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें एक बार तो लावा का उद्भेदन हुआ, लेकिन बहुत काफी टाइम से उसमें अब उद्भेदन नहीं हो रहा, लेकिन कालांतर में कभी भी उद्भेदन हो सकता है, उसकी संभावना बनी रहती है। ऐसे ज्वालामुखी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाते हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम लिखिए, या भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का नाम लिखिए। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी है, जो कि मध्य अंडमान में आता है। और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है नारकोंडम, जो कि उत्तरी अंडमान में आता है। इसके बाद हम दक्षिणी अंडमान की बात करें तो दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, जिसे कहते हैं पोर्ट ब्लेयर, वह स्थित है। तो यह प्रश्न सीधे सीधे भी पूछे जाते हैं कि पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है। तो कहां पर? अब आपको बताना होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इतने सारे द्वीप हैं, तो किस द्वीप पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्लियर हुआ? तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इन तीनों का हमने पढ़ा। उत्तरी अंडमान में 2 चीजें, 2 विशेषताएं हैं। एक तो यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, और दूसरी नारकोंडम प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, और दक्षिणी अंडमान में यहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहां पर एक चैनल है जिसे कहा जाता है डंकन पास। क्या कहा जाता है? डंकन पास। और वह किन किन के मध्य है? तो वह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि डंकन पास कहां पर स्थित है या किन किन के मध्य स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए यह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। फिर आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ऐसा चैनल है, यह ध्यान रखना 10 डिग्री उत्तरीय अक्षांश है, जिसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। यह चैनल अंडमान को
को और निकोबार को अलग करता है, लेकिन सूक्ष्म तौर पर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। किस किस के बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। नीचे आते हैं, इसके बाद आता है लिटिल निकोबार और लिटिल निकोबार के बाद आता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम स्थान है। यहां पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, वह स्थित है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, या भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और वह कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है और वह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। यदि आपसे उत्तरीय बिंदु का पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो उसका नाम है इंदिरा काल और दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। यहां पर एक चैनल है जिसे कहा जाता है ग्रेट चैनल, और ग्रेट चैनल कहां कहां किसके मध्य स्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि कहां कहां पर क्या क्या स्थित है। क्लियर हुआ? चलिए, यही चीजें मैंने यहां पर आपको थ्योरी में लिख के दिखाई हैं कि इसमें 204 द्वीप हैं, किसमें? बंगाल की खाड़ी में, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे प्रमुख है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? विवर्तनिक या ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले लावा के जमने से हुआ है। इसमें इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, वो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, वह कहां पर स्थित है? तो वह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम बैरन है, वह कहां पर है? मध्य अंडमान में स्थित है। उसके बाद नारकोंडम जो कि भारत का प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, वह कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। और भारत की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जिसे सैंडल पीक कहा जाता है, वह भी कहां पर? उत्तरी अंडमान में स्थित है। 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है? तो यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। ऐसे यदि डुंकन पास की बात करें तो डुंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है, अर्थात इन दोनों को अलग करता है। और यदि हम कोको स्टेट की बात करते हैं तो यह कोको द्वीप जो कि म्यांमार में स्थित है और अंडमान के मध्य, उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। तो यह तो हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी अरब सागर में बहुत सारे द्वीप समूह हैं। चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से द्वीप समूह हैं। मुख्य मुख्य द्वीप समूह को और हम देख लेते हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियां जाकर मिलती हैं, अपने साथ बहुत सारा जलोढ़ लेकर जाती हैं और इन जलोढ़ों के निक्षेप से बहुत सारे द्वीपों का निर्माण भी होता है। जैसे कि यदि हम हुगली के निकट 20 किलोमीटर से एक सागर में द्वीप है जिसे कहा जाता है गंगा सागर द्वीप। क्या कहा जाता है? गंगा सागर द्वीप। कहां पर स्थित है? तो हुगली नदी के निकट स्थित है। इसी की तरह न्यू मूर नामक द्वीप भी, इसका निर्माण हाल ही में अभी वर्तमान में ही चल रहा है, इसका होता जाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? नदियों के द्वारा निक्षेप से ही हुआ है। ऐसे ही श्रीहरिकोटा जहां से बहुत सारे रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जाता है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर स्थित है? तो यह नेल्लोर के निकट स्थित है। और पुलिकट झील भी इसी द्वीप पर स्थित है। इसके बाद मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप स्थित है जिसे कहा जाता है पम्बन द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में और भी जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा वो ये हैं। इसके बाद एक द्वीप समूह और है जो कि अरब सागर में स्थित है। यदि हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में 43 द्वीप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 43 द्वीप पाए जाते हैं। अरब सागर में कुल द्वीप समूहों की संख्या 43 है, लेकिन इसमें लक्षद्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिसके अंतर्गत आते हैं 36 द्वीप। कितने आते हैं? 36 द्वीप आते हैं। लेकिन इतने सारे द्वीप भले ही हैं, सभी द्वीपों पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। मात्र 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या निवास करती है। बाकी द्वीप कैसे हैं? वीरान हैं, वहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। यदि हम लक्षद्वीप समूह की सबसे बड़े द्वीप की बात करें कि लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह है ऑन्ड्रेड द्वीप। कौन सा द्वीप है? ऑन्ड्रेड द्वीप। पिटली द्वीप एक ऐसा द्वीप समूह, एक ऐसा द्वीप है जहां पर आबादी निवास नहीं करती, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? वहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य है, वहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। लक्षद्वीप में जो द्वीप हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों का निर्माण प्रवालों के द्वारा हुआ है। प्रवाल क्या होते हैं? एक समुद्री जीव होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड का खोल जमा होता है। जैसे कि आपने शंख देखा होगा, है ना? शंख में एक गोंच रहती है, वो क्या करती है? एक ऑक्साइड का खोल बना लेती है जो बहुत दृढ़ होता है। इन जीवों की एक विशेषता होती है, ये क्या करते हैं? जब ये मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं या अपना जीवन बसर करते हैं तो यह उन्हीं जीवों के खोलों के ऊपर आकर जीवन बसर
असर करते हैं जो इनके पूर्वजों द्वारा बनाए गए होते हैं और मरने के बाद वो जम जाते हैं। तो इस तरीके से खोल जम जाते हैं और जमते 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 इनकी ऊंचाई इतनी अधिक हो जाती है कि ये समुद्री जल के ऊपर दिखने लगते हैं। तो जब ये ऊपर दिखने लगते हैं तो इन्हें द्वीप कहा जाता है। और कैसे द्वीप? प्रवालों द्वारा निर्मित द्वीप। क्योंकि इनका निर्माण प्रवालों के द्वारा हुआ है, इसीलिए यहां पर जैव विविधता भी बहुत अधिक पाई जाती है। लक्षद्वीप की यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती। यहां पर भी कुछ चैनल हैं, जैसे कि 8 डिग्री चैनल है और 9 डिग्री चैनल है। जैसे कि अभी हमने 10 डिग्री चैनल देखा था। 10 डिग्री चैनल कहां था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था। इसी तरीके से 8 डिग्री चैनल कहां कहां पर है? तो यह मालदीव और मिलिकाय के मध्य है। और यदि हम 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिलिकाय के मध्य है। यदि हम भारत की बात करें, भारत का आपने नक्शा देखा होगा। भारत में इस तरफ बंगाल की खाड़ी है और इस तरफ अरब सागर है। मतलब पूर्वी तरफ बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी तरफ क्या है? अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बता दिया था। वहां पर अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल भी बता दिया था। इसके बाद यदि अरब सागर की बात करें तो यहां पर इस तरीके से कुछ द्वीप हैं। यहां पर एक द्वीप है जिसे कहा जाता है मालदीव, जो कि एक देश है, सबसे छोटा देश माना जाता है। तो मालदीव और मिलिकाय, ऊपर एक द्वीप है मिलिकाय, उसके मध्य है 8 डिग्री चैनल। और उसके थोड़े से ऊपर और जाते हैं तो लक्षद्वीप और मिलिकाय के मध्य क्या आ जाएगा? 9 डिग्री चैनल। और थोड़े से और ऊपर जाएंगे तो अंडमान और निकोबार के मध्य क्या आ जाएगा? 10 डिग्री चैनल। अर्थात यहां पर 9 डिग्री है, यहां पर 8 डिग्री है और ऊपर 10 डिग्री है। अब ये ऊपर की ओर बढ़ क्यों रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं कि यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के मध्य से कौन सी गुजरी हुई है? विषुवत रेखा गुजरी हुई है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। और हमारा भारत यहां पर स्थित है, अर्थात यहां से कर्क रेखा होकर गुजरी हुई है 23.5 डिग्री रेखा। तो यहां से हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर आती है क्या? 8 डिग्री, फिर आएगी 9 डिग्री और यहां पर आ जाएगी 10 डिग्री चैनल। तो ये चैनल क्या कर रहे हैं? द्वीपों को या देशों को अलग कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में एक चीज और जोड़ी गई है जिसे कहा जाता है हिमनद। हिमनद होते क्या हैं और ये क्यों जोड़े गए हैं? जो कि आपके देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि मीठे पानी के बहुत बड़े स्रोत हैं, जो आपके यहाँ जो नदियाँ, सदाबहानी नदियाँ हैं, जो हिमालय से आने वाली नदियाँ हैं, इनके लिए जल प्रदान करते हैं। इसलिए आपको इनका अध्ययन होना जरूरी है। आखिर कौन कौन से हिमनद हैं, इनका क्या महत्व है, यह कहाँ पर स्थित हैं, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए नवीन सिलेबस में हिमनद वाला टॉपिक आपको जोड़ा गया है। अब प्रश्न मन में ये आता है कि हिमनद होते क्या हैं? तो दोस्तों, हिमालय के ऊपर जमे हुए हिम के ढेर या हिम के खंड क्या कहलाते हैं? हिमनद कहलाते हैं। हिमनद से तात्पर्य क्या होता है? हिमालय के ऊपर जमे हुए हिम के ढेर। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, पृथ्वी के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, इनके बाद यदि हिम का क्षेत्रफल देखा जाए या बर्फ देखा जाए कि सबसे ज़्यादा बर्फ कहाँ पाई जाती है, तो ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा सबसे ज़्यादा बर्फ पाई जाती है हिमालय वाले क्षेत्रों में, और जो हिमनद के रूप में जमे हुए हैं। हिमालय के हिमनद लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। कितने क्षेत्र में? 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका क्षेत्रफल कितना अधिक होगा। तो हिमनद कितने क्षेत्र में वर्ग में फैले हुए हैं? 40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। यदि हम इन हिमनदों की संख्या की बात करें कि आखिर कितने हिमनद हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या लगभग 10,000 के करीब है। कितनी है? 10,000। इनमें से जो ज्यादातर हिमनद हैं वो सार्क आकृति के हैं। कैसे? सार्क। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में हिमनद से निर्मित स्थलाकृतियां पढ़ते हैं तो उसमें मैंने आपको सार्क, हिमवर्ग ये पढ़ाए हुए हैं, आप एक बार दफा देख लीजिए उसको। तो जो सार्क हैं उस प्रकृति के हिमनद हमारे हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय की श्रेणी में ही ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा अन्य कई बड़े हिमनद पाए जाते हैं, जैसे कि बाल्तोरो हिमनद हो गया, ब्याफो हो गया, सियाचिन हो गया, गंगोत्री हो गया, जेमू हो गया। ये बहुत बड़े बड़े हिमनद हैं। इसके साथ ही यदि ब्याफो और ब्याफो हिमनद और हिस्पर को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो यह संयुक्त रूप से विश्व का सबसे लंबा हिमनद तंत्र बन जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा यदि ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो यह विश्व का सबसे लंबा हिमनद क्षेत्र बन जाता है। इन हिमनदों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वर्ष भर जो बहने वाली नदियां होती हैं, सदाबहानी नदियां होती हैं, इनके लिए यह जो हिमनद होते हैं वह स्वच्छ जल उपलब्ध कराते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया है कि नदियों में 3 प्रकार से जल आता है। एक वर्षा का जल आता है, एक भूमि के अंदर का जल आता है और तीसरा होता है हिम के पिघलने से आने वाला जल। तो जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं, उन नदियों में गर्मियों के समय ये हिम जब पिघलते हैं तो इनके हिम पिघलने से ही
वाली नदियों में पानी आता है, इसीलिए जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं वह सदावाहिनी नदियां होती हैं। इसके साथ ही साथ यह पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग सुविधा होती है, मतलब लोग ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं, इको टूरिज्म के लिए यहाँ पर आते हैं। क्योंकि हिमालय का जलवायु के नियंत्रण में भी काफ़ी महत्व है। आपको पता है कि जब भूमध्य सागर में चक्रवात उठते हैं शीत ऋतु में, और उन चक्रवातों को पछुआ पवनों के माध्यम से या जेट स्ट्रीम के माध्यम से हिमालय की तरफ, भारत की तरफ लाया जाता है, मतलब पूर्व की ओर जो चलती हैं, और जब यह हिमालय से टकराती हैं तो हिमालय से टकराने के बाद यह उत्तर भारत में बारिश कराती हैं। इसलिए जलवायु की दृष्टि से भी हिमालय बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय और क्या करता है, हिमालय उत्तर से आने वाली जो ध्रुवीय पवनें हैं उनको भारत में आने से रोकता है, इसलिए भारत का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बना रहता है। हिमनद जलवायु परिवर्तन के भी सूचक होते हैं। जलवायु परिवर्तन के सूचक कैसे होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो हिम पिघलना चालू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर बर्फ पिघलने लगती है। तो जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगती है तो हमें समझ में आने लगता है कि जो पृथ्वी है इसका तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। हिमालय की हिमनदों का जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से भी काफ़ी अध्ययन हुआ है। इन अध्ययनों के जो निष्कर्ष हैं वो कैसे मिश्रित हैं, मतलब कोई ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि जलवायु परिवर्तन का हिमालय के हिमनदों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये तो जो हिमनद हैं वो वैसे ही पिघल रहे हैं, वैसे ही नदियों में ये पानी पहुंचा रहे हैं, तो इसका जो निष्कर्ष है वो सही तरीके से अभी नहीं निकला है। अब बात करें हम भारत के हिमनद की, कि भारत के अंतर्गत जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन से हिमनद आते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए हमने इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। एक भाग है पश्चिम हिमालय के हिमनद, दूसरा भाग है कुमायूं गढ़वाल हिमालय के हिमनद, और तीसरा भाग है पूर्वी हिमालय जो कि नेपाल और सिक्किम के क्षेत्र में आता है उसके हिमनद। कौन कौन से हो गए, पश्चिमी हिमालय के हिमनद, कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के हिमनद और पूर्वी हिमालय के हिमनद जो कि नेपाल और सिक्किम क्षेत्र में आते हैं। बात करते हैं हम पश्चिम हिमालय के हिमनद। तो पश्चिम हिमालय के जो हिमनद हैं वो ऊंचाई पे आते हैं, वह 2 क्षेत्रों में बटे हुए हैं, एक कारकोरम श्रेणी में बटे हुए हैं और एक कश्मीर में बटे हुए हैं। यदि हम कारकोरम श्रेणी की बात करते हैं तो कारकोरम श्रेणी के अंतर्गत सियाचिन, ससाइनी, बयाफो, हिस्पर, बातुरा और खुर्दोपिन ये हिमनद आते हैं। ठीक है, आपसे सिर्फ हिमनद पूछ लिए जाएंगे कौन सा हिमनद किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कौन कौन से आते हैं कारकोरम के अंतर्गत, सियाचिन आता है, ससाइनी आता है, बियाफो आता है, हिस्पर आता है, वातुरा आता है और खुर्दोपिन आता है। यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर के अंतर्गत रूपल और रिमो आते हैं। क्या क्या आते हैं, रूपल और रिमो हिमनद आते हैं। चित्र के माध्यम से कुछ हिमनदों की मैंने यहाँ फोटो आपको दर्शाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। जैसे हिस्पर, ये वाला हिस्पर क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, और भी हिमनद हैं। इसके अलावा यदि हम कुमायूं और गढ़वाल हिमालय की बात करें तो कुमायूं और गढ़वाल हिमालय वाला क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर हिमनदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कितनी है, बहुत ज़्यादा है। सारे हिमनद आपको यहीं पढ़ने को मिलेंगे। बाकी आप पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की बात करें तो यहाँ पर हिमनदों की संख्या बहुत कम है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कि बानकुंड आता है। बानकुंड कहां पर स्थित है, तो यह उत्तर पश्चिमी गढ़वाल में स्थित है। कहां पर है, उत्तर पश्चिमी गढ़वाल वाले क्षेत्र में स्थित है। और यहां से क्या है, गंगा नदी बहती है। किससे बहती है, बानकुंड से बहती है, बानकुंड हिमनद से बहती है। बर्मा हिमनद की बात करें तो यह गढ़वाल के चमोली जिले के उत्तर में तथा कालापानी हिमखंड के पश्चिम में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम भागीरथी खरक की बात करते हैं तो यह केदारनाथ के पूर्व में स्थित हिमखंड है जहां से मंदाकिनी नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। कहां से निकलती है, भागीरथी खरक से निकलती है। यदि हम मृगु पंथ की बात करें तो यह गढ़वाल के उत्तरकाशी के उत्तर में गंगोत्री हिमखंड को बनाता है। मतलब गंगोत्री हिमखंड का निर्माण किससे होता है, मृगु पंथ हिमनद से होता है। चोरबामक हिमनद की बात करें तो चोरबामक हिमनद चमोली जिले के उत्तर पश्चिम में केदारनाथ के निचले ढाल पर स्थित है। कहां पर है, केदारनाथ के निचले ढाल पर स्थित है, जिसका पानी मंदाकिनी में जाकर मिल जाता है। गंगोत्री हिमनद की बात करें तो यह 26 किलोमीटर लंबा तथा 4 किलोमीटर चौड़ा हिमखंड है जो कि उत्तरकाशी के उत्तर में स्थित है। कहां पर है, उत्तरकाशी के उत्तर में स्थित है। बात करते हैं हम
कफानी हिमनद की। कफानी हिमनद 5 किलोमीटर लंबा तथा 2.5 किलोमीटर चौड़ा हिमखंड है। कैसा है? 5 किलोमीटर लंबा है और 2.5 किलोमीटर चौड़ा है। आप समझ सकते हो कितने क्षेत्र में यह विस्तृत है। यह हिमखंड गढ़वाल और कुमायूं की सीमा पर स्थित नंदा देवी के दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित है। कहां पर है? नंदा देवी के दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित है कफानी हिमनद। यदि हम काकभूषण की बात करते हैं तो काकभूषण हिमनद 4 किलोमीटर लंबा हिमखंड है जो कि चमोली जिले के उत्तर में स्थित है। कहां पर है? चमोली जिले के उत्तर में स्थित है। कालापानी हिमनद की बात करते हैं तो कालापानी हिमनद 5 किलोमीटर लंबा तथा 1 किलोमीटर चौड़ा हिमखंड है जो कि चमोली के उत्तर में स्थित है। यह भी चमोली के उत्तर में स्थित है और काकभूषण भी चमोली के उत्तर में स्थित है। कामत हिमखंड की बात करें तो यह है उत्तर पश्चिम गढ़वाल के कामत पर्वत के मध्य स्थित है। यदि हम कंकुल खाल की बात करते हैं, कंकुल खाल हिमनद, तो यह हिमनद चमोली के उत्तर पश्चिम में स्थित हिमखंड है। खांतलिंग, यह भी 1.5 किलोमीटर लंबा हिमखंड टेहरी के उत्तरी भाग में स्थित है। टेहरी बांध आपने देखा होगा, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, तो इसके उत्तर में स्थित है, 1.5 किलोमीटर लंबा है। बात करते हैं हम कीर्ति बामक की, तो जो कीर्ति बामक है यह उत्तर मध्य गढ़वाल में स्थित है। कहां पर है? उत्तर मध्य गढ़वाल में स्थित है हिमनद। बात करते हैं लालमाटी हिमनद की, तो लालमाटी हिमनद 0.7 किलोमीटर लंबा हिमखंड है, छोटा सा हिमखंड है और ये मंडल घाटी के ऊपरी भाग में स्थित है। ध्यान रखना, बहुत सारे हिमनद ऐसे हैं कि बड़े हैं और कुछ हिमनद ऐसे रहेंगे कि बहुत छोटे हैं। यदि हम मांडा की बात करें तो यह उत्तरी मध्य गढ़वाल में स्थित है। मेरू जो है वह उत्तर काशी के उत्तर में निचली पहाड़ियों पर स्थित एक छोटा सा हिमनद है। बात करते हैं हम मलाम हिमनद की, तो मलाम हिमनद यह उत्तरी पश्चिमी गढ़वाल के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। कहां पर है? उत्तरी पश्चिमी गढ़वाल के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। यदि हम मृगथुनी हिमनद की बात करें तो मृगथुनी हिमनद 6 किलोमीटर लंबा हिमखंड है जो नंदा देवी पर्वतमाला के निचले भाग पर स्थित है। कहां पर है? निचले भाग में है नंदा देवी पर्वत के। नंदा देवी जो है उत्तर में स्थित है। यह है नंदा देवी पर्वतमाला पर स्थित एक छोटा सा हिमखंड है। और यदि हम नीति की बात करें, जैसे आप माना, नीति, लिपुलेख के दर्रे पढ़ते हैं, तो वहीं पर नीति जो है वह एक हिमखंड भी है या हिमवर्ग है। यह गढ़वाल के नीति के पास दक्षिणी ढाल पर छोटा सा हिमखंड है। क्या है? छोटा सा हिमखंड है। यदि हम बात करें पनवाली की, पनवाली हिमनद यह उत्तर पश्चिमी गढ़वाल के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। कहां पर है? दक्षिणी ढाल पर स्थित है। पिंडारी की बात करें तो पिंडारी गढ़वाल कुमायूं सीमा के उत्तरीय भाग पर स्थित विशाल खंड हिमखंड है। कैसा है? विशाल हिमखंड है पिंडारी। पिंडारी बहुत बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी कामत की। पूर्वी कामत जो हिमनद है यह है उत्तर पश्चिमी गढ़वाल के ऊर्ष, यहां पर क्या है? ऊर्ष हिमालय पर स्थित है। ऊर्ष नहीं है, ऊर्ष हिमालय है, ऊर्ष हिमालय पर स्थित है। रायकाना हिमनद की बात करें तो यह उत्तर पश्चिमी गढ़वाल के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। रक्तवर्ण यदि हिमनद की बात करें तो रक्तवर्ण हिमनद उत्तर मध्य गढ़वाल के चौखंबा पर्वत पर स्थित है। कहां पर है? चौखंबा पर्वत पर स्थित है। कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लग रहा है इतने सारे हिमनद है, कौन सा कहां पर स्थित, हम कैसे याद करें? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कौन सा कहां पर स्थित। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्वी हिमालय के अंतर्गत कौन से आते हैं और पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत कौन से आते हैं और मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क्योंकि 2-4 लिखने के लिए आपको दे दिए जाएंगे। रमानी की बात करें तो रमानी कहाँ है? यह चमोली के ऊपरी ऋषि गंगा जलागम में स्थित एक छोटा सा हिमखंड है। और रतवन की बात करें तो यह उत्तर पश्चिमी गढ़वाल के रतवन चोटी के आधार पर स्थित एक हिमखंड है। बात करते हैं ऋषि हिमखंड की या ऋषि हिमनद की, तो यह नंदा देवी पर्वतमाला के ढाल पर स्थित एक छोटा सा हिमखंड है। संतोपत की बात करते हैं तो यह गढ़वाल और केदारनाथ क्षेत्र में स्थित है। यदि हम सुखराम की बात करें तो सुखराम कहां पर है? उत्तर पश्चिम गढ़वाल मुख्य हिमालय के दक्षिणी भाग पर स्थित हिमखंड है। अब ध्यान रखना, यदि सुखराम दे दे तो आपको ध्यान रखना है कि क्या है, एक हिमनद है, आप कुछ और मत लिख देना। यदि ज्योग्राफी में सीधे सीधे नाम दे दिए जाते हैं, सिर्फ आपको ऋषि लिखा आ जाएगा, संतोपत हिमानी लिखा आ जाएगा, सिर्फ संतोपत लिखा आ जाए, सुखराम लिखा आ जाए या त्रिशूल लिखा आ जाए, तो यदि ज्योग्राफी में इस तरीके की शब्दावली आती है तो आप समझ जाना कि ये क्या है, हिमनद हैं। और हिमनद के बारे में आपको विशेषता बता देनी है कि ये कहाँ पर स्थित है। त्रिशूल की बात करते हैं तो यह गढ़वाल के ऊपरी ऋषि गंगा की घाटी में स्थित एक छोटा सा हिमखंड है। और उत्तरी पैकाना जो है यह उत्तरी गढ़वाल की कामत पर्वतमाला पर स्थित हिमखंड है। बसूकी की बात करें तो बसूकी जो है यह गढ़वाल में मंदाकिनी नदी के स्रोत के पास स्थित एक छोटा सा हिमखंड है।
तो ये तो हुए क्या आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत आने वाले या कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आने वाले हिमखंड। बात करते हैं पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आने वाले हिमनद या नेपाल या सिक्किम के अंतर्गत आने वाले हिमनद। तो इसमें बहुत कम हिमनद हैं, जैसे कि जेमू, कंचनजंगा और रथोंग। जेमू जो है नेपाल सिक्किम में 26 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, बहुत बड़ा हिमनद है। और यदि हम कंचनजंगा की बात करते हैं तो यह नेपाल में स्थित है और इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। मतलब यदि पूर्वी हिमालय के जितने भी हिमनद हैं वो क्या हैं, बहुत बड़े बड़े हिमनद हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, ऊंचाई कम होती है। रथोंग की बात करते हैं तो यह कंचनजंगा के समीप स्थित है। तो पूर्वी हिमालय के अंतर्गत कितने आते हैं, सिर्फ 3 आते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे, जेमू, कंचनजंगा और रथोंग आ जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिमनदों के अंतर्गत आने वाले पर्यटनों की या हिमनदों के महत्व की, कि आखिर वास्तव में हिमनदों का महत्व है क्या। तो हिमनद में क्या होता है कि यहाँ पर एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य पाया जाता है। उस प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दूसरा, यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं बहुत दुर्गम होते हैं, यहाँ पर चढ़ना बहुत कठिन होता है, आश्चर्यचकित स्थान होते हैं, बहुत मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों, और दूसरा यहाँ पर बहुत खतरे भी होते हैं। तो ये खतरे, ये दुर्गम स्थल, ये सौंदर्य लोगों को आकर्षित करते हैं। लोग यहाँ पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व समझते हैं और यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। तो यह एडवेंचर पर्यटन के लिए आकर्षित करते हैं लोगों को। कौन, हिमनद। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। पूरे विश्व के लोग इन हिमनदों पर ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं और हिमालय के हिमनद में भी इस मामले में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। हिमालय के हिमनद पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। पूरे विश्व के लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। यदि हम बात करें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो कारकोरम है, कारकोरम में स्थित कारकोरम हिमनद है, यहाँ पर एक उद्योग लगाया गया है जो कि ट्रैकिंग के लिए आने वाले लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। वह उनके लिए जो आवश्यकता के लिए जरूरी चीज़ें होती हैं, ट्रैकिंग के लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं, वह उद्योग उन सभी चीज़ों का निर्माण करके उन्हें उपलब्ध कराता है। ये क्या करता है, पर्वतीय रोहित ट्रैकिंग करने वालों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है। गिलगित बाल्टिस्तान, स्वात घाटी, सियाचिन हिमनद पूरे विश्व के पर्यटकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यहाँ पर क्या है, IUCN है। क्या है, IUCN ने पर्यटन के दुष्प्रभावों से कारकोरम के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्लान भी तैयार किए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं तो उनकी जान के लिए खतरा बना रहता है, रिस्की होते हैं बहुत। तो उसके लिए उन्होंने एक क्या किया है, प्लान तैयार किया है ताकि लोगों का रिस्क कम किया जा सके। हिमनदों का महत्व पर्यटन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही साथ धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप हिमनदों को पढ़ रहे थे तो आपने पूर्वी हिमनद, पश्चिमी हिमनद और कुमायूं और गढ़वाल के हिमनद देखे थे। आपने देखा था कि कुमायूं और गढ़वाल में बहुत सारे हिमनद है, वहाँ पर गंगोत्री हिमनद भी है, वहाँ पर गढ़वाल हिमनद भी है। वहाँ पर इन हिमनदों से क्या होती, बहुत सारी नदियाँ भी निकलती हैं और ये हिमनद क्या होते हैं, हिमनदों के अंतिम छोर ही क्या हैं, नदियों का रूप ले लेते हैं और यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वह सदावाहिनी होती हैं। इसी प्रकार जो कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र भी है, ये पर्यटन के लिए तो विश्वविख्यात हैं, जहाँ लोग हिमनदों के सहारे ट्रैकिंग पर भी जाते हैं और धार्मिक यात्रा भी करते हैं। बहुत सारे हिमनदों का यहाँ के धार्मिक तीर्थ स्थलों से भी कुछ ना कुछ संबंध अवश्य रहता है। खास तौर पर गंगा, यमुना और पिंडारी जैसी नदियां। इन नदियों का उद्भेदन कहाँ से हुआ है, इन्हीं हिमनदों से हुआ है। किसी का गंगोत्री हिमनद से हुआ है, तो किसी का भागीरथी हिमनद से हुआ है, तो किसी का पिंडारी हिमनद से हुआ है। तो इन हिमनदों से इन नदियों का क्या हुआ है, उद्भेदन हुआ है। ये नदियां कैसी होती हैं, सदावाहिनी होती हैं। हिमनदों के ही अंतिम छोर ये नदियां होती हैं। हिमनदों का जो अंतिम छोर होता है, क्योंकि यहाँ से हिमनद पिघलना चालू हो जाते हैं, तो ये नदियाँ क्या होती हैं, हिमनदों के अंतिम छोर होते हैं। यहाँ का जो दृश्य होता है बहुत मनोरम होता है और इन्हें नदियों का उद्गम स्थल होने के कारण इन्हें धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा दिया गया है। भारतीय परंपरा में पवित्र और पूज्य माने जाते हैं। कौन से, ये हिमनद क्यों माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इन नदियों का उद्भेदन हुआ है, इसलिए लोग तीर्थ यात्रा के लिए भी यहाँ पर जाया करते हैं। नेपाल हिमालय में कंचनजंगा और रथोंग हिमनद पर्यटन की दृष्टि से क्या हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा हिमनद वाला टॉपिक। हिमनद हमने पढ़े, हमने देखे कि हिमनद कहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, हिमनदों की क्या विशेषता है, हिमनदों का पर्यटन की दृष्टि से क्या महत्व है और हिमनदों का धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो दोस्तों इसके साथ ही जो हमारा पहला वाला टॉपिक है दूसरी यूनिट के अंतर्गत वो समाप्त होता है।
अगली यूनिट में हम जलवायु का अध्ययन करेंगे, भारत के अंतर्गत आने वाली जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे हम अगली वीडियो में बढ़ते जाएंगे और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ वर्षा का वितरण का अध्ययन करेंगे। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।